हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्राइट माइंड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जैसा कि देखा होगा कि अपन ने बहुत सारे लेक्चर्स एज यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यू किए हैं। बहुत सारी सीरीज स्टार्ट की है। क्लास 10th स्टार्ट किया है, क्लास 12th का अपन ने डाला था, शॉर्ट्स डाले जिसमें अपन ने रिएक्शंस पढ़ी थी। तो अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th की सीरीज, जिसमें अपन साइंस के जितने भी चैप्टर्स है वो कवर करने वाले हैं। क्लास 9th भी एक इंपॉर्टेंट क्लास होती है फॉर द क्लास 10th। मीन्स आप क्लास 10th में जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लास 9th का बेसिक सब कुछ प्रिपेयर होना चाहिए। तो क्लास 9th का बेस है, फिर वो आगे कंटिन्यू करता है क्लास 10th में। और क्लास 10th आपको आप लोग ऑब्वियसली जानते हैं, आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो वो बोर्ड क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास 9th में आपके कितने चैप्टर्स हैं? 12 चैप्टर्स हैं। तो 12 चैप्टर्स भी आपके 3 पार्ट में बटे हुए हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्कोरिंग पार्ट है, जो इजी टू रिमाइंड है, इजी टू अंडरस्टैंड है, तो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल वो पार्ट है बायो का। तो नॉर्मली अपन बायो का पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका चैप्टर है क्लास 9 का, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बायो का ये चैप्टर अपन क्लास 9 में स्टार्ट करेंगे। और फर्दर सारे जितने भी चैप्टर्स है वो अपन इस पूरी क्लास 9 की सीरीज में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप सबको समझ आएगा और अपन स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 9th, ओके क्लास, तो अपन ये चालू करते हैं। तो सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बायो का एक चैप्टर है। तो इसका सेल मींस लेटिन वर्ड। सेल का मतलब एक लेटिन लैंग्वेज होती है ना, उसमें बोला गया है लेटिन वर्ड दैट इज लिटिल रूम। लेटिन लैंग्वेज में सेल का मतलब होता है, लेटिन लैंग्वेज में या लेटिन वर्ड में सेल का मतलब होता है लिटिल रूम। मींस जब सेल का ऑर्गेनाइजेशन, मींस सेल का मतलब क्या है, ये चैप्टर अपने को क्या सिखाना चाह रहा है? सेल का मतलब एक छोटी सी यूनिट है। क्या है? जैसे सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मींस सेल अपने को क्या सिखा रहा है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब यही होता है कि आगे जितना भी आपकी जो डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज है वो किस में कवर होगी? सेल में कवर होगी पूरी। मतलब बहुत सारी, एज अपन देखते हैं जो सेल होगी ना, सेल का बहुत सारा क्लस्टर बनेगा। क्या बनेगा? क्लस्टर। एक सिंगल सेल में ऐसे बहुत ऑर्गेनिज्म है जो कि सिंगल सेल में एग्जिस्ट करते हैं, और ऐसे बहुत ऑर्गेनिज्म है कि मल्टी सेलुलर स्टेज में। अपन क्या है? मल्टी सेलुलर है। तो बहुत सारी सेल्स, एक यूनिसेलुलर है जो बहुत सारी सेल मिला के मल्टी सेलुलर बनता है, और बहुत सारी सेल्स मिला के टिश्यू फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? टिश्यू। ये भी आपके क्लास 10th में और क्लास 9th में अभी चैप्टर है। तो जैसे ही टिश्यू फॉर्म होगा ना, टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू का क्लस्टर होके ऑर्गन फॉर्म होता है। फिर वो ऑर्गन के फॉर्मेशन होंगे, फिर बहुत सारे ऑर्गन मिला के आपकी ह्यूमन बॉडी डेवलप्ड होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिक यूनिट है, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिट है, वो क्या है? सेल है। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का आपको मतलब समझ आया होगा। आई होप जो लास्ट का, जो एकदम बेसिक, जो सबसे स्टार्टिंग जो यूनिट है, जो रॉ मटेरियल है अपनी बॉडी का, वो क्या है? सेल है। आई होप आपको नेम क्लियर होगा कि सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ नेम क्या बताना चाह रहा है और अपन इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। मींस अपन जो सेल के अंदर, बहुत सारी सेल के अंदर बहुत सारा मटेरियल होता है, एक सेल के अंदर बहुत कुछ होता है। तो इस चैप्टर में अपन वही कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन सेल स्टार्ट करते हैं। तो सेल क्या होता है? लेटिन वर्ड में आपको समझ आ गया। सेल as the structural, functional and biological unit of life। सेल क्या है? सेल आर द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ, या लिविंग बीइंग भी कह सकते हैं। लाइफ या लिविंग बीइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पॉइंट मैंने राइट डाउन किया है उसका मतलब क्या है? सेल्स आर द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। मीन सबसे पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर बनता है किसी ऑर्गन का, किसी टिश्यू का, तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर मींस एक किससे मिला के बना है, मींस उसका जो एक यूनिट का मैटर क्या है, वो क्या है? सेल है। तो मतलब जो भी स्ट्रक्चर बना है, जो भी स्ट्रक्चर फंक्शन करेगा और जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी करेगा, तो उसकी बेसिक यूनिट क्या है? वो एक सेल है। तो सेल की एक नॉर्मली इंट्रोडक्शन पार्ट में अपन जो ये देख रहे हैं, तो एंटायर फंक्शनिंग ऑफ द सेल्स
The entire functioning of the life. The entire functioning means the entire functioning of the life, of the living organism from the basic unit of the cell. The entire functioning of the life is being completed in the cell. That's why cell is called as fundamental unit. Means तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, the entire functioning of the living organism from the basic unit called cell, that is why it's called fundamental unit. Means the entire functioning of the life is being completed in the cell, that's why the cell is called as फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. मींस जो भी आपका जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो किसमें कवर हो रहा है, एक सेल कवर कर रही है. मींस आप जो भी आगे फंक्शन करने वाले, आपकी बॉडी फंक्शन करने वाली, तो उसकी बेसिक यूनिट क्या है, वो सेल है. तो मींस आपके दोनों पॉइंट आपको क्लियर होंगे. द सेल्स आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एंड द बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ. मींस सेल क्या है, एक स्ट्रक्चर है जो कि फंक्शन करती है. कौन सा फंक्शन करती है, बायोलॉजिकल फंक्शन करती है. और वो क्या है, एक यूनिट ऑफ लाइफ. मींस एक पूरी लाइफ का जनरेटिंग करती है. और द एंटायर फंक्शनिंग ऑफ द लाइफ इज बीइंग कंप्लीटेड इन द सेल ओनली. जो पूरा फंक्शन है वो किसमें कंप्लीट हो रहा है, एक ही सेल में कवर हो रहा है. इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है. और जो लास्ट पॉइंट है इंट्रो का, the cells can divisible independently, or we can say it replicate independently. That's why it is known as building blocks. क्या बोला जाता है इसको, बिल्डिंग ब्लॉक्स. मीन्स जो अपने लास्ट क्या पॉइंट लिखा है, द सेल कैन डिविजिबल इंडिपेंडेंटली. क्या सेल क्या है, अपने आप खुद से ही डिवाइड होता है. और वी कैन से इट्स रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ. क्या बोलते हैं इसको, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ. मीन्स जैसे सेल क्या होता है ना, जनरली अपन एक लाइव एग्जांपल से समझते हैं. मीन्स जब तक आपको एक फाउंडेशन यानी एक रूम का फाउंडेशन रखना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक आप ईट रखते हैं, नॉर्मली एक ब्लॉक रखते हैं, ईट का ब्लॉक रखते हैं, नॉर्मली एक ब्रिक रखते हैं. तो एक ब्रिक रखने के बाद एक ब्रिक साइड में और रखी जाती है, एक साइड में ऐसी एक लेयर बनाई जाती है. क्या बनाई जाती है, लेयर. उसके ऊपर वापस आप ब्रिक रखेंगे, उसके ऊपर ब्रिक रखेंगे, ऐसी सेम दूसरी लेयर बनाएंगे, फिर वापस ब्रिक रखेंगे, वापस ब्रिक रखेंगे, वापस ब्रिक, एक लेयर फुल्ली वापस कंप्लीट होगी. तो जैसे ब्रिक के ऊपर लेयर बनी, ब्रिक की वापस लेयर बनी, ऐसे ही एक पूरा रूम का कंपार्टमेंट बनता है. तो सेम जो बेसिक यूनिट क्या था एक रूम का बनाने का, वो एक ब्रिक थी. तो सेम अपनी बॉडी का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, एक सेल है. तो वो सेल से अपनी पूरी लाइफ क्रिएट होती है, पूरी बॉडी का क्रिएशन होता है. तो सेल मतलब मेरे को आपको आई होप आपको समझ आया होगा चैप्टर का नेम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला गया है. आपको ये 3 पॉइंट्स आई होप समझ आए होंगे. सेल्स आर द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ. मीन सेल क्या एक स्ट्रक्चर है जो कि फंक्शन करता है क्या, अपने बायोलॉजिकल लाइफ को. पूरी बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है. द एंटायर फंक्शनिंग ऑफ द लाइफ इज बीइंग कंप्लीटेड इन द सेल्स ओनली. मींस पूरा जो एंटायर जो लाइफ है वो किसमें कवर हो रही है, एक सेल कवर कर रहा है. दैट्स व्हाई द सेल इज कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. मीन बहुत सारे सेल्स मरते भी और वापस रेप्लिकेट होकर दूसरे नए सेल्स भी बनते हैं. इसीलिए थर्ड पॉइंट अपना क्या है, सेल्स कैन बी डिविजिबल इंडिपेंडेंटली, और वी कैन से इट कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ. मींस आपका जो इंट्रो का पार्ट है, जो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है,
जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उसको नोट डाउन करना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं। तो उसको नोट्स जैसे भी आप इसको कवर करेंगे ना तो सारे नोट्स अच्छे से बनाइएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की रीडिंग लेनी है। क्या लेनी है? रीडिंग। एनसीईआरटी क्या है? आपका गॉड है, भगवान है। मीन्स आपको 10th में भी या 11th में या 12th में जहां पे भी आपको पढ़ना है, तो 12th तक आपकी एनसीईआरटी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको जितना भी पढ़ाया जाए उसके बाद में एक एनसीईआरटी का रीडिंग लेना है। उससे आपको बेटर अंडरस्टैंड होगा कि सर ने क्या पढ़ाया था और सर ने ये क्या लिख के पढ़ाया, मीन्स क्या अंदर बुक में बोल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, क्लास 9th में एनसीईआरटी को एक बारी अच्छे से नीट मतलब ये आपका जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें से अच्छे से रीड करना है, फिर देखना है। तो आपका जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है, सेल क्या बोल रहा है, सेल का नाम क्या बोल रहा है, सेल का चैप्टर का नेम में क्या उसकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स छुपे हुए हैं। तो अपन आगे इसमें देखते हैं डिस्कवरीज रिलेटेड टू द सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल चाइल्ड, अब अपन ने सेल का जो भी आपका नेम वगैरह था वो सब तो सब कुछ चेकआउट कर लिया है कि नेम क्या बोल रहा था, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट क्या बोल रहा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब आपकी डिस्कवरीज आती है। क्या आती है? डिस्कवरीज रिलेटेड टू द सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर किसने किया था सेल को? तो जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था ना उनका नाम था रॉबर्ट हुक इन 1665। किसमें डिस्कवर किया था? 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था। वो जनरली क्या कर रहे थे ना, अपना जो उन्होंने एक माइक्रोस्कोप रेडी किया था। तब के टाइम में 1665 में तो माइक्रोस्कोप बना नहीं था, उसी के बाद बना था। तो उन्होंने जो अपना खुद के हिसाब से जो माइक्रोस्कोप सेट किया था, मैग्नीफाइंग ग्लासेस लगा के लाइट को रे से सोर्स लेके, तो उन्होंने खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था। तो माइक्रोस्कोप बनाने के साथ वो चेक कर रहे थे अलग अलग चीजों को कि भाई माइन्यूट पार्टिकल्स इसके अपने अंदर कंपोजिशन वगैरह कैसे होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक बार्क ली, ट्री की क्या ली, बार्क। जो ट्री की जो स्टेम होती है ना उधर से एक बार्क ली। तो उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा ना, तो ये छोटे छोटे उनको हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखा। क्या लिखा? हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर्स। मींस ऐसा हनीकॉम स्ट्रक्चर आपने देखा होगा ना आपके यहाँ, ऐसा हनीकॉम स्ट्रक्चर्स नॉर्मली आपका जब बीज जो हनी बीज बनाती है ना, हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर्स मीन छोटे छोटे लिटिल लिटिल रूम्स टाइप उनको लगा। क्या लगा? एक छोटे छोटे रूम्स के बहुत सारे ऐसे जुड़े हुए रूम्स उनको दिखे, हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखा। तो उन्होंने देखा कि भाई ये हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर है क्या, मीन्स क्या बोला। तो उन्होंने उनको बोल दिया एक छोटे से रूम, लैटिन वर्ड में लिटिल रूम बोलते थे, फिर उनको बोल दिया सेल बोल दिया। ये क्या थे? सेल बोल दिया। तो रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी, किसमें? 1665 में। तो एक तो ये क्या था, एक इनडिफाइनाइट, मतलब ये ऐसे तो उन्होंने क्या किया था, वो कुछ खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था, तो वो कुछ और डिस्कवर करना चाहते थे कि मींस क्या डिस्कवर करना चाहते थे और क्या डिस्कवर हो गया। मींस उन्होंने जैसे ही बाग की ट्री में देखा, कॉर्क देखा कि है ना ऐसे छोटे छोटे सेल्स दिख रहे थे उनको, तो उन्होंने उस सेल्स को मतलब छोटे छोटे कॉर्क में हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखे, तो उन्होंने क्या उसको क्या बोल दिया? सेल बोल दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल की डिस्कवरी किसने की थी? सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय the cells was first discovered by Robert Hooke in 1665। मीन्स सेल्स को किसने आपके डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने। मीन्स कुछ चेक तो वो कुछ और कर रहे थे बट कुछ और ही उनको मिल गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल का अपने को पता कहां से चला? ट्री से, बार्क ऑफ द ट्री से पता चला कि एक कॉर्क टाइप स्ट्रक्चर होता है सेल का। मींस छोटा सा स्ट्रक्चर होता है ऐसा हनीकॉम स्ट्रक्चर, उसको क्या बोला गया था? सेल बोला गया था। और फर्स्ट डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। फिर और डिस्कवरीज हुई, मतलब सेल एक बार डिस्कवर हो गया, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी कर दी, उसके बाद और डिस्कवरी हुई सेल्स के ऊपर। तो वो और डिस्कवरीज क्या हुई इस सेल में और कौन कौन लोग आए उसके बारे में आपकी बुक्स में एक पैराग्राफ बना हुआ है येलो कलर का, जो आप सेकंड पेज देखेंगे ना, तो फर्स्ट पेज पे तो आपका रॉबर्ट हुक के बारे में दिया गया और उन्होंने कैसे अपना ये एक्सपेरिमेंट किया था उसकी एक एक्टिविटी दी गई। तो आप उसको अच्छे से रीड करना उन्होंने कैसे किया था। जब आप सेकंड पेज एनसीईआरटी का सेकंड पेज पे आओगे ना, तो सेकंड पेज पे आपके और डिस्कवरीज दी हुई है। मींस एक येलो कलर के टेबल दी हुई है उसमें पैराग्राफ की फॉर्म में, बट यहाँ पे अपन एक टेबल की फॉर्म में बनाएंगे ताकि क्रिस्प हो जाए, आपका एक अच्छे से फॉर्म में आ जाए। तो अपन वो सेकंड जो आदमी आए थे ना, इनके भाई थे, कौन थे? एंटोन वैन लीवेनहोइक। उन्होंने क्या किया था ना, बैक्टीरिया का भी खोज किया था, प्रोटोजोआ का भी खोज किया था, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, बट उन्होंने एक लिविंग सेल देखी थी। बट ये तो क्या थी, जो आपकी स्टेम सेल्स होती है जनरली डेड होती है। जो रॉबर्ट हुक ने देखा था ना माइक्रोस्कोप के अंदर, एक स्टेम की बार्क ली थी, उसके अंदर देखा था, उसके अंदर कॉर्क सेल देखी थी। नॉर्मली जो कॉर्क सेल होती है ना वो डेड होती है। तो लिविंग सेल मींस उनको कैसे पता चला कि भाई उनके जो भाई थे ना एंटोन वैन
लिवनविक इन दी 1674। इन 1674 में उन्होंने लिविंग सेल को देखा। बैक्टीरिया का भी डिस्कवर इन्होंने किया था और प्रोटोजोआ का भी डिस्कवर इन्होंने किया था। तो लिविंग सेल ने उनको पता चला कि लिविंग सेल भी एग्जिस्ट करती है। वो तो डेड सेल थी, रॉबर्ट हुक ने देखा। तो एंटोन वैन लीवेनहोइक, एंटोन वैन ल्यूवेनहुक इन्हीं के भाई थे। इन 1674 इन्होंने क्या देखा था? डिस्कवर्ड द बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड आपका लिविंग सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग सेल, इसमें पूछा जाता है आपसे कंपैरिजन में कि कौन थे जिन्होंने डेड सेल देखी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल वो थे रॉबर्ट हुक इन 1665। ये ईयर्स भी दे रखे हैं, मींस कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनर क्वेश्चंस बना सकते हैं उसमें कि ईयर्स के बेसिस में कि रॉबर्ट हुक ने कौन से ईयर में सेल का खोज किया था। मतलब 1665 में उन्होंने डेड सेल मतलब बाग सेल में देखा था। और जो एंटोन वैन ल्यूवेनहुइक थे, जो उनके ब्रदर साहब थे, उन्होंने 1674 में डिस्कवर किए थे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और लिविंग सेल को जनरेट किया था। आपकी बुक में ओनली क्या दिया हुआ है? लिविंग सेल के बारे में दिया हुआ है, बट इन्होंने बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ भी दिया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर इसके अंदर सेल के अंदर उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल डेड सेल देखी थी। फिर लीवेनहुइक ने, जो एंटोन वैन ल्यूवेनहुइक उनके भाई थे, उन्होंने क्या देखी थी? लिविंग सेल देखी। अब लिविंग सेल के अंदर भी न्यूक्लियस किसने देखा था? वो भी आपका दे रखा है। लिविंग सेल के अंदर न्यूक्लियस देखा है। मतलब आपको अब फर्दर इसके अंदर बहुत सारी चीजें मिलेगी सेल्स के अंदर, तो किसने दी थी वो सब कुछ देखना है। तो ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन जो थे, कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1831 में डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। क्या किया था? डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो आप सभी को पता होगा, सेल का जो ब्रेन होता है, सेल का जो मेन पार्ट होता है, वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इनसाइड द सेल, मीन सेल के अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। वो किसने बताया था? रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल रॉबर्ट हुक का है, फिर लीवेनहुइक का है, फिर रॉबर्ट ब्राउन है। तो तीनों ने अपनी डिस्कवरीज एज ईयर ऑन लोगो, मतलब जैसे जैसे इसके ऊपर और डिस्कवरीज होती गई तो लोग आते गए और उन्होंने अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते गए। फिर आए थे 1836, 1831 में ये आए थे। फिर 1836 में आए थे स्किल्डन और 1839 में आए थे स्वान। कौन आए थे? स्किल्डन और स्वान। स्किल्डन 1836 में आए थे और स्वान 1839 में आए थे। 1830 स्किल्डन और स्वान, इन्होंने क्या प्रपोज की थी? प्रपोज्ड द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मींस जब तक इन्होंने सेल थ्योरी के बारे में नहीं बताया तब तक आगे सेल्स कैसे मैन्युफैक्चर होती है, मींस डेड सेल से कौन सी सेल्स मैन्युफैक्चर होती है, मतलब मींस सेल्स बनने के बाद क्या होता है उनका, और सेल्स नई जनरेट कैसे होती है, तो ये सारा इन्होंने ही बताया था। प्रपोज द सेल थ्योरी। अपन सेल थ्योरी आगे पढ़ने वाले हैं इसमें। तो सेल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 11th में भी आती है। जो आपका चैप्टर आते हैं सेल, एक वापस सेल चैप्टर आता है आपका 11th में भी, सेम आपका 9th में तो है बट 11th में वापस आएगा सेल चैप्टर। तो उसमें ये सब कुछ दिया हुआ है कि सेल थ्योरी किसने दी थी। तो आपको ध्यान रहना चाहिए, यहीं से पढ़ के जाओ तब जाके आपको उधर इजी लगेगा। तो शील्डन आए थे 1836 में और स्वान आए थे 1839 में। तो इन्होंने मिलके क्या दी थी? दोनों फ्रेंड्स ही थे, तो इन्होंने मिलके क्या दी? एक जूलॉजिस्ट थे और एक बॉटनिस्ट थे। तो दोनों ने मिला के बताया था कि सेल प्रपोज द सेल थ्योरी। तो अपन को यहाँ पे तो सेल थ्योरी के बारे में थोड़ा सा ही है, बट वहां पे एक्सप्लेन डिटेल पार्ट में आप कहां पढ़ेंगे? क्लास 11th में पढ़ेंगे। बाद में कौन आए थे? पुरकिंजे आए थे। कौन आए थे? पुरकिंजे। इन्होंने क्या दिया था अपने को? प्रोटोप्लाज्म दिया था। क्या दिया था? प्रोटोप्लाज्म। जैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस था वैसे ही सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म भी होता है। साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म पढ़ा होगा ना आपने। तो ऐसे ही सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म किसने दिया था? पुरकिंजे ने। सेम ईयर में जहां पे स्वान आए थे ना
1839 में। 1839 में जहां पे स्वान आए थे उन्होंने सेल थ्योरी दी थी, और पोर्टकिन जी ने बताया था कि सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्मा भी होता है। फिर एक लास्ट में आए थे अपने 1855 में, जस्ट 1855 में आए थे। आपका मैं ये फर्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट इरेज कर रहा हूं, आपने हाई होप लिख दिया होगा, ये इरेज कर लेते हैं। तो आपके कौन आए थे? सर आए थे रुडोल्फ विर्चो। कौन आए थे? रुडोल्फ विर्चो 1855 में। इन सबके बाद इन्होंने क्या किया था? मॉडिफाइड द सेल थ्योरी। मॉडिफाई किया था किसको? सेल थ्योरी को। मींस इसमें जो इन्होंने प्रपोज की थी ना शील्डन एंड स्वान ने, वो सेल थ्योरी में बहुत सारी मिस्टेक्स थी, बहुत सारी चीजें मिसिंग थी कि ऐसा ऐसा क्यों होता है, वो जवाब नहीं दे पाए। बट उनके बाद जो रिडोल्फ विर्चो आए थे, जो बहुत बढ़िया साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था और मॉडिफाई किया था सेल थ्योरी को कि ऐसा क्यों होता है। उन्होंने आंसर्स किए थे, ये लोग नहीं बता पाए कि आपके जो सेल डेड होती है, जो वो डेड सेल से ही आगे आपकी न्यू सेल्स आती है, तो ये आंसर नहीं कर पाए थे, तो उन्होंने आंसर किया था। तो उन्होंने क्या किया? उस सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया। तो आपकी इतनी ही डिस्कवरीज आपके बुक में दे रखी है, तो आपको ये सारी डिस्कवरीज याद होनी चाहिए, आपके एग्जाम्स में नॉर्मली पूछी जाती है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं सेल थ्योरी। तो गाइस अब स्टार्ट कर रहे हैं अपन सेल थ्योरी का टॉपिक। तो सेल थ्योरी का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 9th में भी दिया हुआ है, क्लास 11th में भी वापस आता है। जो सेम यहां से आप बेसिक्स पढ़ के जाएंगे, वहीं से वो बेसिक स्टार्ट होंगे और फर्दर उस डिटेल को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल थ्योरी क्या बोलती है? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, all the living organism is made up of cells। means जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। तो जो शील्डन आए थे, जो शील्डन पहले आए थे 1836 में, जो शील्डन आए थे 1836 में, उन्होंने बताया था कि प्लांट सेल्स में, प्लांट सेल्स भी इससे एक बेसिक यूनिट उनकी भी लाइफ की क्या है? सेल है। तो उन्होंने प्लांट्स में बताया था। जो स्वान आए थे उन्होंने किस में बताया था? एनिमल्स में बताया था कि उनकी भी बेसिक यूनिट क्या है? एनिमल्स की भी बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। तो दोनों ने मिलकर एक कंप्राइज करके एक सेल थ्योरी दी थी कि सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट अपन लिखते हैं। ऑल नहीं लिख सकते, यहां आप स्टार्ट करेंगे द लिविंग ऑर्गेनिज्म could be made up of one or more cells। be made up of one or more cells means मैंने क्या लिखा है? the living organism could be made up of one or more cells means एक ऑर्गेनिज्म या तो सिंगल सेल भी हो सकता है या मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, बट उनकी बेसिक यूनिट क्या होती है? लाइफ की सेल होती है। आई होप क्लियर होगा। फिर ये तो दो पॉइंट्स किसने दे दिए थे? शील्डन और स्वान ने बता दिए थे। बट जो थर्ड साइंटिस्ट आपने देखा होगा, रुडोल्फ विल्स जो आए थे 1855 में, उन्होंने क्या किया था? सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था। तो उन्होंने सेल थ्योरी में क्या मॉडिफिकेशन लाए थे, तो वो देखते हैं। तो उन्होंने क्या बोला था कि जो भी जो डेड सेल्स होते हैं ना, जो मर जाते हैं सेल्स, मींस वो कुछ ना कुछ रीजंस के कारण अपनी बॉडी में डेड हो जाते हैं, उसी डेड सेल से आपके नए सेल्स जनरेट होते हैं। मींस जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है उसी से आपके न्यू सेल्स क्रिएट होते हैं। तो उन्होंने ये मॉडिफिकेशन लाया था, और ये बात स्वील्डन और स्वान बता नहीं पाए थे। तो यही मॉडिफिकेशन वो सेल थ्योरी में लाए थे। वो यही नहीं बता पाए थे कि वो पुराने सेल्स से ही न्यू सेल्स बनते हैं। तो ये किसने बताया था? रुडोल्फ विर्चो ने बताया था। तो अपन ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, ऑल दी न्यू cells which generated are come from pre
existing cells means all the new cells which are generated in our body are come from pre-existing cells means जो भी आपकी पहले सेल्स प्रेजेंट थी, जो भी आपकी सेल्स डेड हो गई है, उसी से वो दूसरी सेल्स जनरेट होती है, न्यू सेल्स जनरेट होती है। तो ये मॉडिफिकेशन लाए थे रुडोल्फ विर्चो। तो इन तीनों साइंटिस्ट का जो कंट्रीब्यूशन मिला के ये सेल थ्योरी बनती है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी आपसे पूछ सकते हैं और क्लास 11th में तो आएगी इसी टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी जो इंट्रोडक्शन पार्ट है और जितनी भी डिस्कवरीज हुई है वो देखिए अपन ने, और सेल थ्योरी का पार्ट कवर किया है। अब आगे अपन मूव करते हैं कि सेल कितने टाइप्स की होती है। सेल क्या होती है? 3 टाइप्स की होती है। सेल फर्स्ट ऑफ ऑल किसके ऊपर डिवाइड होता है? एक साइज पे डिवाइड होता है, न्यूक्लियस पे डिवाइड होता है, और न्यूक्लियस नहीं, नंबर, सॉरी माय मिस्टेक। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स कितनी टाइप की डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपन? ऑन द बेसिस ऑफ शेप इसको डिवाइड कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर कर सकते हैं, और द बेसिस ऑफ द साइज कर सकते हैं। 3 टाइप से अपन सेल्स को डिफरेंशिएट करते हैं। इसी टाइप से बहुत सारी सेल्स अपने बॉडी में भी प्रेजेंट होती हैं, और बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म अपन एनवायरमेंट में चेक करते हैं, मल्टी ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके भी सेल है। तो 3 टाइप से सेल को अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल शेप की बेस पे, साइज की बेस पे, एंड नंबर की बेस पे। ठीक है, तो सेल को अपन 3 टाइप से डिवाइड करते हैं। अभी कौन सा टॉपिक? सेल कितने टाइप से बांट सकते हैं अपन सेल्स को? 3 टाइप से बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द साइज। एक साइज के बेसिस पे भी अपन बांट सकते हैं। साइज के बेसिस में 2 टाइप्स की सेल्स आपको यहाँ पे दी होगी। एक तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो एनवायरमेंट में एग्जिस्ट करती है, और एक सबसे बड़ी सेल जो एनवायरमेंट में एग्जिस्ट करती है, साइज के बेसिस पे। शेप्स के बेसिस पे बहुत टाइप की सेल्स होती है, अपनी बॉडी में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है, तो अपन देखेंगे। और एक तो नंबर के टाइप पे सेल्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 टाइप से सेल्स को अपन डिवाइड कर पा रहे थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट नंबर मीन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होते हैं? यूनी सेल्यूलर होते हैं ऑर्गेनिज्म। क्या होते हैं? यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनी का और सेलुलर का मतलब ही होता है, यूनी मीन्स 1 एंड सेलुलर मीन्स सेल। जो एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म होता है उसको क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। These type of organism have only one cell, that is यूनिसेल्यूलर कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? मतलब क्या लिखा है? These type of organism have only one cell, that is called unicellular organism। तो जो मल्टी सेलुलर क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर क्या होते हैं? मल्टी का मीन्स मैनी और सेलुलर का मीन्स सेल्स, मीन्स जिसके पास बहुत सारी सेल्स अपने बॉडी में प्रेजेंट होती है, तो वो क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर। मीन्स ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, वो क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं दीज टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव many cells। many cells को अपन लिख सकते हैं 1 और more cells, that is multi cellular। वो क्या कहता है? मल्टी सेलुलर। मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर कैसे डिवाइड किया जाता है? एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और एक क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेलुलर का नेम से आपको पता चलता है जिसमें एक ही सेल ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो, और मल्टी सेलुलर के नेम से आपको पता चल जाता है मैनी सेल्स ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो। इसीलिए अपन ने क्या लिखा है? दीस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव ओनली वन सेल, दैट इज कॉल्ड यूनिसेलुलर। दीस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव मैनी सेल्स in them, one or more cells, that is multicellular। तो इसके एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिसेलुलर के एग्जांपल क्या है? बैक्टीरिया। और यूनिसेलुलर के एग्जांपल्स क्या है? नॉर्मली बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया, और नॉर्मली बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं। और मल्टीसेलुलर क्या होंगे? बैक्टीरिया का एक क्लासिक एग्जांपल अपन इस साइज वाले में भी पढ़ेंगे, जो कि आपको बताएगा कि यूनिसेलुलर होता है और इसकी साइज भी कितनी छोटी होती है। अपन इसमें एग्जांपल देखेंगे। मल्टीसेलुलर में कौन आ गए? ह्यूमंस आ गए, या कौन आ जाएगा? एनिमल्स आ जाएंगे। तो आई होप आपको
ऑन द बेसिस ऑफ द शेप समझ आया, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर समझ में आया होगा कि नंबर के बेसिस पे अपन कैसे सेल्स को डिवाइड कर सकते हैं। आपने अभी क्या देखा, सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर के बेसिस पे क्या थे, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के दो टाइप के सेल्स अपन ने डिफरेंशिएट किए थे। अब अपन क्या देख रहे हैं, नंबर तो देख लिया, अब क्या देख रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द शेप, सेल ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट टाइप की शेप्स होती है अपने सेल्स में, अपनी बॉडी में बहुत तरीके की सेल्स होती है। तो सबसे पहले WBC सेल्स, जो WBC व्हाइट ब्लड सेल्स होती है ना, तीन टाइप की अपनी जो ब्लड जो कंसिस्ट होता है वो तीन टाइप से होता है, रेड ब्लड सेल्स, WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स क्या होती है, जो कलर को, जो आपका जो नॉर्मली होती है नॉन लिविंग होती है, क्या होती है, नॉन लिविंग, जो कि ट्रांसफर करती है, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता। WBCs में क्या होता है, RBCs में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है और वो फ्लो होती है। और ऐसे ही व्हाइट ब्लड सेल है, तो व्हाइट ब्लड सेल क्या करती है, अपनी बॉडी को फाइट करती है, जो भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी अपने को इन्फेक्ट करता है उससे फाइट करने का काम किसका होता है, WBCs। तो इनका शेप कैसा है, नॉर्मली सर्कुलर शेप है, इरेगुलर शेप है। और रेड ब्लड सेल के शेप कैसा है, बाइकॉनकेव शेप है। क्या है, बाइकॉनकेव मींस जैसा भी आप यहां से फूला फूला होगा और बीच से चपटा होगा, मींस यहां से फूला और बीच से चपटा, ऐसा शेप आपको कहीं दिखेगा। तो ये क्या होता है, रेड ब्लड सेल का बाइकॉनकेव शेप है। और स्पिंडल शेप मींस एकदम चिपके हुए, मतलब चपटा। सेम ऐसा ही किसका शेप होता है, बोन सेल का शेप होता है, स्पिंडल शेप का। और सेम नर्व सेल, जो कि सबसे बड़ी सेल बोली जाती है अपनी बॉडी की, कौन सी, नर्व सेल। जो नॉर्मली सबसे बड़ी सेल्स जो बोली जाती है ह्यूमन बॉडी की, वो कौन सी होती है, नर्व सेल होती है। तो नर्व सेल्स एक ब्रांच और इलोंगेटेड शेप की होती है, किसकी, ब्रांच होती है और इलोंगेटेड मींस बड़ी होती है। तो कैसा शेप है नर्व सेल्स का, ब्रांच और इलोंगेटेड, नॉर्मली अपने ब्रेन्स में होती है। और ओवम जैसे फीमेल्स में ओवम होता है और मेल्स में क्या होता है, स्पर्म सेल होती है। तो ओवम का सेल की जो शेप होती है वो स्पेरिकल होती है और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की सेल्स होती है अपने बॉडी में ऑन द बेसिस ऑफ द शेप। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इसको बना दीजिए और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स को अपन ऑन द शेप में कैसे बांट सकते हैं, तो वो आप देखें। तो अपन ने अभी तक क्या देखा, सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, सेल ऑन द बेसिस ऑफ शेप। आई होप आपको वो क्लियर होगा। अब अपने को क्या देखना है, सेल को किस बेसिस पे बांटना है, सेल ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट साइज। मींस अब सबसे छोटी सेल्स होती है ना जो एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती है, वो कौन सी होती है, बैक्टीरिया, जो यूनिसेलुलर होती है। अपन ने पढ़ा था ना अभी, यूनिसेलुलर नॉर्मल जनरली कौन से होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। तो उसी की जो सेल्स होती है ना, ये नॉर्मली माइक्रोप्लाज्मा ऐसा दिखता है, अंडर स्लाइड आप देखोगे ना, तो बहुत सारी माइक्रोप्लाज्मा की सेल्स है जो कि बैक्टीरिया है, जिसको दूसरा नाम भी बोला जाता है PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये आपका PPLO 11th में भी आता है और माइक्रोप्लाज्मा भी 11th का ही पार्ट है, बट यहाँ पे आपका नेम दिया हुआ है। स्मॉलेस्ट सेल्स कौन सी है, माइक्रोप्लाज्मा की सेल है। किसकी है, माइक्रोप्लाज्मा की सेल है, माइक्रोप्लाज्मा की, जो कि जनरली बैक्टीरिया होता है। और जो लॉन्गेस्ट सेल्स अपने एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती है, जो कि ऑस्ट्रिच के एग में जो होती है, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, ऑस्ट्रिच जनरली बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म होता है, जो उसका एग भी होता है जनरली बहुत बड़ा होता है। जो उसकी जो सेल्स होती है ना, वो सबसे बड़ी सेल होती है एनवायरनमेंट में। तो सेल ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट साइज की बेसिस पे भी आपको आई होप समझ आया होगा। तो नंबर के बेसिस पे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर थे, शेप के बेसिस पे ऑन दी ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे शेप मैंने देखे, नर्व सेल का शेप देखा, WBC का शेप देखा, बाइकॉनकेव, RBC का सेल, RBC सेल्स का शेप देखा जो कि बाइकॉनकेव था, WBC का ऐसा इरेगुलर शेप था, और आपका नर्व सेल्स का इलोंगेटेड और ब्रांच शेप था। तो डिफरेंट शेप्स के बेसिस पे भी अपन ने सेल को डिवाइड कर दिया। और ऑन द बेसिस ऑफ द साइज, जो स्मॉलेस्ट साइज की सेल कौन सी होती है, माइक्रोप्लाज्मा की, और लॉन्गेस्ट सेल्स किसकी होती है, ऑस्ट्रिक एग में पाई जाती है। तो डिफरेंट सेल्स को अपन ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में, 3 टाइप्स में बांटा था। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। सेल्स का इंट्रोडक्शन, डिस्कवरीज किसने की थी, सेल थ्योरी क्या थी, और सेल्स को कितने टाइप में अपन ने बांटा। तो 4 टॉपिक्स जो मेन थे आपके, वो अपन ने इस चैप्टर में अभी तक कवर किए हैं। तो अब आगे अपन क्या पढ़ने वाले हैं, सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सेल्स में और क्या क्या आता है, सेल्स के अंदर कंस्टिट्यूएंट और क्या क्या चीजें हैं। तो अपन ने अभी तक क्या कवर कर दिए, 4 टॉपिक्स कवर कर दिए। अपना इंट्रोडक्शन कवर किया कि सेल चैप्टर अपने को क्या बताना चाह रहा है, सेल क्या होती है, किसने इसकी डिस्कवरीज की थी, सेकंड टॉपिक था। थर्ड टॉपिक में अपन ने क्या देखा, सेल्स कितनी सेल थ्योरी देखी थी कि सेल थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। और फिर अपना टॉपिक था सेल की कितने टाइप्स के सेल्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर, शेप एंड साइज। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। सेल के अंदर बहुत कुछ होता है, अपने को सेल के अंदर बहुत कुछ पढ़ना है। तो सेल को अपन ने क्या बोला था, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल क्या थी, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ
लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल के अंदर कितने टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं? तो आपके कंपोनेंट्स 5 टाइप्स के मेन कंपोनेंट्स दिए हुए हैं आपके। सेल जिससे 5 मेन टाइप से बनी हुई होती है ना, उस 5 टाइप सेल के क्या है वो अपनी बुक में दिए हुए हैं, तो वो अपन देख रहे हैं। तो सेल का फर्स्ट ऑफ ऑल मेन कंपोनेंट कौन सा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। फिर कौन सा है? सेल वॉल है। फिर क्या है? न्यूक्लियस है जो उसका ब्रेन है। और फिर क्या है? साइटोप्लाज्मा। और क्या है? सेल ऑर्गेनल्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को क्या देखना है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखनी है। क्या देखनी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? इट इज द outermost it is the outermost covering of the cell। जो आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है सेल की, जो सबसे हर सेल में प्रेजेंट होती है आउटर मोस्ट कवरिंग, वो उसको क्या बोला जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये क्या करती है? इसका फंक्शन क्या होता है? परमिट्स द एग्जिट और एंट्री of the components inside the cell। That's why it's called as selectively परमिएबल। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? सेलेक्टिवली परमिएबल। मींस यही चेक रेगुलेट करती है, यही रेगुलेट करती है कि कौन सा कंपोनेंट कौन से सेल के अंदर आएगा और कौन सेल के बाहर जाएगा। इसीलिए सेलेक्टिवली परमिएबल मींस हर किसी को अंदर नहीं आने देती, जो सेल के लिए इंपॉर्टेंट है उसी को अंदर आने देगी और बाकी को बाहर निकाल देगी। तो सेल क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं? इट इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। मीन जो बाहर की कवरिंग होती है सेल की किसी की भी, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। जो ये क्या करती है? परमिट्स द एग्जिट एंड एंट्री ऑफ द कंपोनेंट इनसाइड द सेल। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? सेलेक्टिवली परमिएबल बोला जाता है। सेलेक्टिवली परमिएबल मींस किसी किसी को अंदर आने देती है और किसी किसी को बाहर जाने देती है। मींस उसी को रोक दिया जाता है और जो इंपॉर्टेंट है सेल के लिए वो अंदर आ जाता है। सो अब सेल वॉल देते हैं। रिजिड आउटर लेयर present outside the plasma membrane। जो रिजिड आउटर लेयर है ना, जो रिजिड आउटर लेयर है मींस प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो इनर लेयर थी, अब उसके बाहर भी एक और लेयर जो होती है वो रिजिड होती है, मींस बहुत कठोर होती है। रिजिड आउटर लेयर प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो क्या होती है? सेल वॉल होती है। और सेल वॉल ओनली प्रेजेंट होती है, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स, बैक्टीरिया या फंजाई। इसमें प्रेजेंट होती है। किसमें होती है? प्लांट्स, बैक्टीरिया या फंजाई। बट एनिमल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अपन यहां से इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। आई होप आपको यहां से डिफरेंशिएट दिख रहा होगा कि किसका पॉइंट है और पॉइंट किसका पॉइंट है। ठीक है, तो रिजिड आउटर लेयर प्रेजेंट आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेल वॉल। एंड ये किसमें होती है? ओनली प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। किसमें प्रेजेंट होती है? प्लांट्स में। एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होती है। अब न्यूक्लियस चेक करते हैं। न्यूक्लियस क्या बोलता है? इट हैज डबल लेयर्ड कंपोनेंट। ये क्या है? डबल लेयर्ड न्यूक्लियर। जैसे उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, जो प्रोटोप्लाज्मा होता है सेल के अंदर, उसकी जो कवरिंग को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस की कवरिंग को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है, जो कि कौन सी होती है? डबल लेयर्ड होती है। क्या होती है? डबल लेयर्ड। इट इज द डबल लेयर स्ट्रक्चर एंड हैव पोर्स। क्या होते हैं इसके अंदर? पोर्स विच रेगुलेट the entry of DNA मटेरियल या और क्रोमोसोम्स भी कह सकते हैं आप उसको। क्लियर है सबको? तो न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है पूरी सेल्स का, ब्रेन है। मींस अपने को पूरी बॉडी को कौन कंट्रोल कर रहा है? अपना ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। जो मैं बोल रहा हूं,
मेरे को क्या बोलना है, तो वो क्या करवा रहा है, ये मेरे हैंड एक्शंस कौन कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन कर रहा है। तो सेल का भी ब्रेन कौन होता है, न्यूक्लियस होता है। ये जनरली क्या होता है, डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। इसकी क्या होती है, डबल लेयर्ड होती है। जो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो डबल लेयर्ड होती है। सेम जैसे प्लांट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल 2 लेयर प्रेजेंट होती है, तो इसकी न्यूक्लियस में भी डबल लेयर्ड होता है, जिसमें पोर्स होते हैं। जनरली पोर्स होने वाले स्ट्रक्चर को वो पूछा जाता है कि किस सेल कंपोनेंट में पोर्स होते हैं, तो इसके न्यूक्लियस में पोर्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं एंट्री ऑफ दी डीएनए मटेरियल। डीएनए मटेरियल बाहर जाएगा सेल के, अंदर आएगा न्यूक्लियस के, तो ये कौन रेगुलेट करता है, न्यूक्लियस रेगुलेट करता है। तो अब जो साइटोप्लाज्म क्या है, फ्लूइड कंटेंट प्रेजेंट inside the plasma membrane or we can say outside the nucleus। जो फ्लूइड कंटेंट प्रेजेंट है ना इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आउटसाइड द न्यूक्लियस, किससे, न्यूक्लियस के बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड कंटेंट प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। नॉर्मली हर सेल में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, जिसमें ये जो सेल के कंपोनेंट्स है वो तैरते रहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मली सी लाइक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो उसमें तैरते रहते हैं, ये सेल ऑर्गेनल्स। अब आगे सेल ऑर्गेनल्स मींस ये जितने भी कंपोनेंट है वो उसमें तैरते रहते हैं। अब ये सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, दीज आर स्पेशल membrane bound structures which regulate many functions of सेल। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, नॉर्मली जो मेन कंपोनेंट क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लांट्स में एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलता है सेल वॉल बोलते हैं। और हर प्लांट और एनिमल सेल में मेन जो कंपोनेंट है उसका ब्रेन क्या है, न्यूक्लियस है बीच में, और न्यूक्लियस के बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड कंटेंट है वो किसका है, साइटोप्लाज्म का है। और फिर जो साइटोप्लाज्म के अलावा और न्यूक्लियस के अलावा जो सेल्स में प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। नॉर्मली सेल ऑर्गेनल्स के बारे में भी अब इस चैप्टर में और पढ़ेंगे, जो कि कौन से होते हैं, ईआर होता है मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी एपरेटस होता है, राइबोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं। ये सब क्या काम करते हैं, जो कि आपको इस चैप्टर में आगे अपन सेल ऑर्गेनल्स का जो पार्ट पढ़ेंगे तब पढ़ाया जाएंगे। तो ये क्या होते हैं, स्पेशल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं बहुत सारे फंक्शंस जो कि सेल्स के होते हैं। आई होप जो भी कंपोनेंट थे सेल्स के मैंने आपको क्लियर करवाया होगा, और वो कंपोनेंट क्या क्या फंक्शन क्रिएट करते हैं, क्या क्या सेल्स का होता है, तो ये आई होप आपको क्लियर होगा। तो अपना जो बेसिक्स जो पार्ट है यहां तक कंप्लीट होता है। जो अब अपने को क्या पढ़ना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़नी है, सेल वॉल पढ़नी है, न्यूक्लियस पढ़ना है, साइटोप्लाज्म पढ़ना है, और बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स पढ़ने हैं इस चैप्टर में। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप यहां तक आप नोट्स भी बना दीजिएगा, और जो भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैंने आई होप आपको सब कुछ क्लियर करवाया होगा। तो इतना जो भी इंट्रोडक्शन का पार्ट था आपके एनसीईआरटीज के जो फर्स्ट 3 पेजेस में, इतना अपन ने क्लियर कर दिया है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट का जो लेक्चर था ये आज यहाँ पे अपन कंप्लीट करते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या स्टार्ट करेंगे, अपन एक स्टार्ट करेंगे एनिमल और प्लांट सेल्स का डिफरेंशिएशन। मीन एनिमल सेल में जो अपन ने देखा ना कि सेल वॉल प्लांट में ही प्रेजेंट होती है, तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होते हैं और प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो वहां से स्टार्ट करेंगे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझेंगे, सेल वॉल को समझेंगे, न्यूक्लियस को समझेंगे, साइटोप्लाज्म को समझेंगे, और बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स को समझेंगे जो कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों में होते हैं। क्लियर है सबको? तो आई होप आपको यहाँ पे लेक्चर समझ में आया होगा। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच चिल्ड्रंस।